हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसका हम लोग परिचय पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक परिचय, जैसे आप लोगों को थंबनेल से पता ही है कि यह जो बनाया गया है स्पेशल ट्वेल्थ के लिए बनाया गया है। ट्वेल्थ में अर्थशास्त्र की बात करें तो ट्वेल्थ में अर्थशास्त्र हमारा 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र पर। तो आप लोगों को बता दें, क्या ये हमारा नोट्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा बुक में जो एसबीपीडी आधारित मेरा जो प्रश्न उत्तर बनाया गया बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर उतना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर हो जाएगा। सिर्फ मेन पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे। हम लोगों को ना ही अर्थशास्त्री बनना है और ना ही हमारा किसी को अर्थशास्त्री बनने के उद्देश्य से पढ़ाना है। अगर किसी बच्चे को अर्थशास्त्री बनना है तो हमारा वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के पर्पस से ही बनाया गया है। अन्यथा ये किसी अर्थशास्त्री बनने वाले के लिए नहीं बनाया गया है। सिर्फ यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम में ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, सिर्फ उसके ही दृष्टिकोण से ज़्यादा स्कोरिंग करने में मदद करेगा। अदरवाइज़ ये किसी प्रकार में मदद नहीं करेगा। तो हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात है, व्यष्टि उष्टि बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र हमारा है क्या। आप लोगों को बता दें, क्या इस नोट्स में जो आप लोगों को दिया जाएगा, यह नोट्स कई प्रकार के बुक से पढ़ के बनाया गया है। तो आप लोग को ये एसबीपीडी को हूबहू नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं। आप लोग इसी को याद करेंगे, आप लोगों को नंबर मिलेगी ही मिलेगी। अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है हम लोगों का जिसमें हम लोग ज़्यादा इसके वर्ड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जहाँ तक हुआ है आप लोगों को याद करने में आसानी हो उतना सरल तरीके से इसे लिखा गया है। तो सबसे पहली बात है, अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। अर्थशास्त्र किसकी शाखा है? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द का अर्थ, जिसका अर्थ होता है धन, अर्थ का अर्थ होगा धन, और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो धन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? तो हमारा अर्थशास्त्र धन का अध्ययन हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है हमारा धन का अध्ययन है। शाब्दिक अर्थ में बात करें तो एक बार हम लोग फिर से परिभाषा को पढ़ें। क्या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, देखिए किसी बच्चे को पता नहीं वो वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, तो हर एक चीज़ का यहाँ एकदम एक्सप्लेनेशन किया गया। जितना चीज़ इसमें लिखा जाएगा सबका एक्सप्लेनेशन किया गया। आप लोग घबराएं नहीं, सिर्फ पढ़ें, देखिए आप लोगों को सब चीज़ इसमें मिलेगा। तो अगर किसी प्रकार का डाउट्स रह जाएगा तो आप लोग हमें, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों का हम आंसर दे देंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा धन का विज्ञान। नेक्स्ट हम लोग का वस्तु, जो यहाँ हम लोगों का वस्तु था, उन्हीं के बारे में वस्तु के बारे में बात करें तो वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है, ठीक है, जिसका मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अलमारी, बल्ला, खाने के सामान, चौमिन इत्यादि प्रकार का जो वस्तु होता है उन्हीं को हम लोग वस्तु कहेंगे। जो मेरा वस्तु है निर्जीव या सजीव दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट बात करें सेवा। सेवा क्या होता है? तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सेवा क्या होता है। सेवा एक गतिविधि या लाभ है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे सकती है। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होगा उसे देख सकते हैं। इसके बीच में इलाज जो किया गया उसे हम लोग तो नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग कहेंगे इसे एक सेवा कहेंगे। और वितरण की बात करें, वितरण बांटने की क्रिया है। वितरण से ही स्पष्ट होता है, वितरण एक बांटने की क्रिया है या भाव को वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें विनिमय, यानी कि एक्सचेंज क्या होता है। विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना। आप लोग सिंपल सा अर्थ में समझे, क्या अदला बदली करना। विनिमय का अर्थ यानी एक्सचेंज का अर्थ होगा किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट बात करें उपभोग क्या है।
उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जा सकता है। आप लोगों को हम बता दें, अगर किसी दुकान बिस्किट का पैकेट है, आप लोगों को उसे सिंपल सा उपभोग का अर्थ बताया, यानी खाना है, यानी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और उपभोग करना है, तो आप लोगों को इस बिस्कुट को लेने के लिए कोई मूल्य तो देना होगा और यह उपभोग जो लेगा वो उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाएगा और इसे वो उपभोक्ता उपभोग करेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे इसे उपभोग की एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्री भिन्न भिन्न दिए हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दिया है विभिन्न अर्थशास्त्री भिन्न भिन्न दिया है, तो आप लोग इसे जरूर ही याद करेंगे, निश्चित याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है क्या धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, वॉकर सीनियर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों को, क्या धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, वॉकर सीनियर आदि। और कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया, तो मार्शल पीगू कैनन आदि। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया, तो रॉबिन्स विकिस्टिट और आदि दिया है। और विकास केंद्रित विचारधारा से मुल्सन दिया गया। तो धर्म संबंधी और कल्याण विचारधारा कई बार पूछा जा चुका है और दुर्लभता संबंधी, इसे आप लोग निश्चित ही तीनों को याद करेंगे, आप लोग इसे उतार सकते हैं। अर्थशास्त्र का भाग, अब बात आएगा हम लोगों का, जान लिए हम लोग अर्थशास्त्र क्या होता है, उपभोग वस्तु विनिमय जान लिए, उनके बाद क्या क्या परिभाषा दिया वो जान लिए। तो अर्थशास्त्र का भाग, जैसे आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र का दो भाग है, पहला व्यष्टि और समष्टि। पहले हम लोग बात करेंगे व्यष्टि पर, उनके बाद हम लोग समष्टि पर करेंगे अगले लेक्चर में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो भाग वो किस आधार पर हुआ, कौन किया, कब किया, तो आर्थिक क्रिया के उद्देश्य के आधार पर। तो आप लोग ज़्यादा घबराने, आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे तो हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, तो आर्थिक क्रिया का क्या प्रकार भी होता है। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। तो कई बार यहाँ से नाम पूछा गया है, क्या आर्थिक क्रिया के उद्देश्य पर या अर्थशास्त्र को किसने दो भागों में बांटा, तो हमारा आंसर होगा सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस 1933 ईस्वी में बांटा था। नेक्स्ट बात करें तो आर्थिक क्रिया जो दिया हुआ है, आर्थिक क्रिया उद्देश्य पर, इसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उनके बाद हम लोग व्यष्टि समष्टि पर पढ़ेंगे और ये शॉर्ट वे में बनाया गया है, क्योंकि जो पूछा जाएगा ये जो मेरा नोट्स है उसी को बनाया गया, अन्यथा कोई भी सवाल को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोग को अगर हम पूरी एसबीपीडी पढ़ाने चले तो 2 साल में भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए और पूछा भी नहीं जाएगा पूरी किताब। आप लोगों को कुछ कुछ ही सवाल जो मेन या वीवीआई सवाल है उसी सवाल को पूछा जाएगा, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ लिया गया है। तो यह आर्थिक क्रिया है हमारा। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, सिंपल सा अर्थ में बात करें तो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया करता है, यानी धन संबंधी रुपया पैसा इत्यादि प्रकार प्राप्त करने के लिए जो कार्य करेगा उन्हें हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी में अगर इस प्रकार लिख दें हम लोग को तो 0 सन्नाटा मिलेगा, इसलिए हम लोग इसे परिभाषा के तौर पर लिखेंगे। आर्थिक क्रिया उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। तो आर्थिक क्रिया उस क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, उसे हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रिया। तो बात करें आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है, किंतु सभी क्रिया आय को सृजित नहीं कर सकती। तो आय का सृजन करने वाली सभी क्रिया आर्थिक क्रिया है। तो हम लोग अगर कोई फर्म में काम करें तो ये हम लोगों को वहाँ रुपया पैसा मिलेगा, वो तो आर्थिक क्रिया हो गया। किंतु अगर हम कोई घर में कोई काम करें तो उससे हमें आय की सृजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ समझाया गया है आय को सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी क्रिया आय को सृजित नहीं करती है। नेक्स्ट बात करें आर्थिक क्रिया के प्रकार। जो आर्थिक क्रिया है उनका कई बार प्रकार भी पूछा जा चुका है, तो आर्थिक क्रिया प्रकार को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया के प्रकार में बात करें तो आर्थिक क्रिया का प्रकार 4 होता है। पहला हम लोगों का था विनिमय और उत्पादन, निवेश और उपभोग, उत्पादन, निवेश और विनिमय। उपभोग किसे कहेंगे, एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, जो आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। और जो यहाँ दूसरा हम लोगों का है उत्पादन। उत्पादन एकदम वीवीआई है, कई बार पूछा गया है उत्पादन का एजेंट लिखिए।
तो आप लोगों को हम बता रहे हैं उपभोग करने वाली वस्तु, जो यहाँ उपभोग कर रहे हैं हम लोग वस्तु को, उस वस्तु को बनाने के लिए उत्पादन कहा जाता है। देखिए अगर हम बिस्किट हम लोग उपभोग कर रहे हैं तो इसे जो बनाएगा बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्पादन कहते हैं। ये जो वस्तु बिस्किट को जो हम लोग कोई बनाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादन। उपभोग करने वाली वस्तु, तो हम लोग बिस्किट लिए तो उपभोग करने, तो सेवा को, इस सेवा को, वस्तु या सेवा को बनाने के लिए उत्पादन कहा जाता है। वाली वस्तु को जो और सेवा को बनाएगा उन्हीं को हम लोग उत्पादन कहेंगे। अगर ये उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करने में क्या क्या जरूरी है, यानी क्या क्या एजेंट होगा, जो जरूरी होगा उसी एजेंट कहेंगे। तो भूमि होगा जहाँ फैक्ट्री स्थापित करेगी, और श्रम यानी कि लेबर का जरूरी होगा, और पूंजी रुपया पैसा, और संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उद्यमिता यानी कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और ये जो पांचों आप लोग देख रहे हैं उत्पादन में, आप लोग इसे जरूर ही याद करेंगे, क्या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उपभोग उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के एजेंट को लिखें। तो उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को बनाने को उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन का एजेंट की बात करें तो पहला भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। और तीसरा हम लोगों का चौथा पढ़ लेते हैं, क्या ऐसा वह जो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि लाए उसी को निवेश कहते हैं। निवेश हम लोग किसे कहेंगे, इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे। तो निवेश तो सिंपल से अर्थ में समझाया गया, ऐसा वह जो किसी क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया जाए उन्हीं को हम लोग निवेश कहेंगे। सिंपल सा अर्थ है। अगर किसी फैक्ट्री में कम उत्पादन हो रहा है तो उसमें हम लोग अत्यधिक उत्पादन के लिए व्यय करेंगे, उसी को हम लोग निवेश कर देंगे। बस सिंपल सा है। तो विनिमय की बात करें यानी कि एक्सचेंज, तो विनिमय में बात होगा वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। साधन मतलब फैक्ट्री में जो सामान लग रहा है उसी का कीमत का निर्धारण, सिंपल सा अर्थ है। और वस्तु कीमत निर्धारण की बात करें तो कीमत निर्धारण की प्रक्रिया है कि कंपनी उत्पाद के बदले क्या हासिल करेगी। अगर कोई कंपनी अगर वही बिस्कुट बना रही है तो इसके बदले कंपनी क्या हासिल करेगी, कुछ तो हासिल करेगी। इसके लिए वो क्या निर्धारित करती है, तो रुपया पैसा निर्धारित करती है। उन्हीं को हम लोग कहेंगे वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु का, ये बिस्कुट अगर वस्तु है तो इसका कीमत तो जरूर निर्धारण होगा। उन्हीं को विनिमय यानी कि एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं रुपया पैसा, तो उसी को हम लोग वस्तु कीमत निर्धारण कहेंगे। कि इसकी परिभाषा है, वस्तु कीमत निर्धारण प्रक्रिया है जिस उत्पाद के बदले क्या हासिल करेगी। नेक्स्ट बात करें तो साधन की मत निर्धारण से, साधन की सेवाओं, भूमि, श्रम, पूंजी जो साधन की सेवा को के लिए उनके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से है। इन सब जो लगेगा इनको अगर जो फर्म स्थापित कर रहा है उनको रुपया पैसा देना होगा, ये साधन हुआ तो रुपया पैसा देना होगा। और इसका ये निर्धारण जो करेगा उन्हीं को हम लोग कहेंगे साधन कीमत निर्धारण। रुपया पैसा जो यहाँ निर्धारण करेगा इन सभी का, भूमि, श्रम, पूंजी, उन्हीं का हम लोग कहेंगे साधन कीमत निर्धारण। तो आप लोग इसे जरूर ही याद करेंगे। क्या आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से, उपभोग, उत्पादन और निवेश और विनिमय। अब हम लोग बात करेंगे वही रेगनर फ्रिश जो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को, जो 2 भागों में 1933 ईस्वी में बांटा था। रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि। अब आएगा हम लोगों को व्यष्टि और समष्टि। सबसे पहले व्यष्टि वय संयुक्त डायरेक्ट समझिए, व्यक्ति और समष्टि मतलब संपूर्ण पूरा आएगा। और व्यष्टि से समझिए व्यक्तिगत स्तर पर होगा, समष्टि मतलब संपूर्ण स्तर पर। सिंपल सा समझिए, व्यष्टि जो होगा वो व्यक्तिगत स्तर पर होगा और समष्टि जो होगा संपूर्ण स्तर पर होगा। इसे कौन बांटा था, तो रेगनर फ्रिश कितना ईस्वी में बांटा था, तो 1933 ईस्वी में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा इसमें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखिए, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है, हर एक बार इससे सवाल आता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, या नहीं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आप लोग इस प्रकार से अगर आप 5 चारों लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। तो आप लोग अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या समझते हैं इसी चारों को लिख देंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं ये चारों को लिख देंगे। और अगर दोनों में अंतर आ गया तो दोनों आप लोग को हम अच्छी प्रकार से लिखा ही नहीं तो अच्छी प्रकार से वहाँ लिख देंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसे कहेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को इसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर ले। मेरा ये PDF वहाँ डाला जाएगा, तो आप लोग वहाँ से अच्छी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आर्थिक समस्या है इसका हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में अच्छे प्रकार समझेंगे। दूसरे अध्याय में दिया गया है केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या है, ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर वयः संधि से व्यष्टि और वयः संधि से व्यक्तिगत, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं और कंफ्यूज भी ना होंगे। क्या वयः संधि से व्यष्टि और वयः संधि से व्यक्तिगत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाएगा, जैसे एक उपभोक्ता होगा, एक उत्पादक होगा। अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात किया जाए तो उसमें एक ही उपभोक्ता होगा और एक ही उत्पादक होगा और एक ही फर्म होगा। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था होगा, आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, जो राष्ट्रीय आय, जो कुल उपभोग, ये दोनों जो वर्ड दिया गया है। तो आप आगे के लेक्चर जो हम लोगों होगा उसमें इसका अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप लोग सिर्फ इसे यहाँ अभी देख लें। या समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय और कुल उपभोग। नेक्स्ट बात करें इसका दूसरा अंतर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन अथवा कीमत के निर्धारण से, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं व्यक्तिगत स्तर पर होगा तो एक ही होगा, व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन अथवा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। अगर समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन या समान कीमत निर्धारण से संबंधित है। इसका मुख्य उपकरण मांग और आपूर्ति है। अगर व्यक्तिगत स्तर पर होगा, जो उस व्यक्ति की मांग रहेगी उन्हीं का ना आपूर्ति करेगा। लेकिन अगर इसका बात किया जाए तो इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग, यानी कि पूरे मांग जो होगा, यानी कि पूरे देश की जो मांग होगा उनको आपूर्ति कराया जाएगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो आय एवं रोजगार सिद्धांत के द्वारा भी जाना जाता है। तो अगर आप लोग ये चारों याद कर लेते हैं तो इससे 3 प्रकार का सवाल पूछा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या महत्व है, और इन दोनों में अंतर। बस इतना ही सवाल पूछे, आप लोग यही दोनों को याद कर लें तो अच्छी प्रकार से वहाँ लिख सकते हैं। बस ये लेक्चर अब समाप्त होने वाला। बस व्यष्टि अर्थशास्त्र का कई बार इसका प्रकार पूछा गया, यानी शाखा पूछा गया, बस इन्हीं को अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाए। आप लोग को बता दें क्या हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वह कुछ और ही है, जो आएगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे, अन्यथा जो आने की संभावना ना है ना ही उसे हम लोग कॉपी में ज़्यादा कचरापंथी करेंगे। बस जो आएगा उसको पढ़ लेंगे, आराम से स्कोरिंग कर लेंगे नंबर का। पहले ही बता चुके हैं हमें अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री नहीं बनना है, सिर्फ हम लोगों को नंबर अच्छी प्रकार से उठाना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं, और व्यष्टि अर्थव्यवस्था की शाखा भी है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो है उनकी शाखा है, वस्तु कीमत सिद्धांत है, साधन कीमत सिद्धांत है, आर्थिक कल्याण है। इसे अच्छी प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखा होगी, यानी व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर जो होगा उसमें वस्तु कीमत भी होगा, साधन कीमत, जो अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका वस्तु का कीमत सिद्धांत भी हम लोग वस्तु कीमत भी निर्धारण करेंगे। उस साधन जो लगेगा, भूमि पूंजी सब जो, उनका भी कीमत निर्धारण करेंगे। और आर्थिक कल्याण की बात करेंगे, जिससे सभी लोगों को लाभ अधिकतम हो। तो वस्तु कीमत निर्धारण में उपभोग की वस्तु का कीमत का निर्धारण होगा, जो वस्तु को आदमी उपभोग करने के लिए लेगा, उपभोग की वस्तु का कीमत का निर्धारण होगा। कीमत निर्धारण जो होगा वो मांग और आपूर्ति को मिलाकर होगा। अगर अत्यधिक मांग है तो मांग कीमत हम लोग अत्यधिक, अगर मांग अधिक है पूर्ति कम है तो हम लोग ज़्यादा कीमत करेंगे। अगर मांग कम है पूर्ति अधिक है तो हम लोग उसे कम कीमत पर बेचेंगे। तो वहीं यहाँ समझा गया कीमत का निर्धारण जो होगा मांग पूर्ति को मिलाकर होगा। मांग पक्ष में उपभोग का अध्ययन किया जाएगा, मांग पक्ष में उपभोग का अध्ययन किया जाएगा, कितना वस्तु का वह मांग कर रहा है। और पूर्ति पक्ष में लागत का अध्ययन किया जाएगा। पूर्ति पक्ष में किसका अध्ययन किया जाएगा, हम लोगों का। तो पूर्ति पक्ष में जो अध्ययन किया जाएगा वो हम लोगों का किया जाएगा, लागत का अध्ययन किया जाएगा। और वस्तु कीमत सिद्धांत को हम लोग 2 बातों में बात करेंगे, जब मांग का सिद्धांत और लागत का सिद्धांत जो यहाँ दिया गया है, मांग और आपूर्ति, जो उसी को हम लोग 2 पार्ट्स में बात करते हैं। तो मांग का सिद्धांत होगा और लागत का सिद्धांत होगा। और साधन कीमत सिद्धांत जो नेक्स्ट हम लोगों का है, साधन कीमत सिद्धांत जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, जिसमें वस्तु की उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला उत्पत्ति साधनों की कीमत निर्धारण। तो आप लोगों को पहले उत्पादन में जो एजेंट था हम लोगों का, उनको अगर हम यूज़ करेंगे, उनके बारे में जो हमें रेंट देना होगा, उन्हीं को हम लोग कहते हैं साधन कीमत सिद्धांत। तो उसका भी हम लोग तो कुछ ना कुछ कीमत निर्धारण करेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे साधन कीमत सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें हमारा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। कल्याण, आर्थिक कल्याण का जो सिद्धांत है, और वस्तु कीमत साधन कीमत निर्धारण के यहाँ 4
4 प्रकार से बताया गया साधन कीमत निर्धारण को, जिसका पहला, अगर साधन कीमत में क्या क्या लगता है, मजदूरी होगा, लगान होगा, ब्याज होगा, अगर किसी पूंजी लेंगे उसका हमको ब्याज देना होगा, और इससे जो हमें लाभ भी प्राप्त होगा। और नेक्स्ट बात के जो अंतिम है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार का वीडियो आते रहेगा स्पेशली। लेकिन यह 10th वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और 2-3 दिन के बाद हमारा इस चैनल पर लेक्चर आएगा, लेकिन पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो हम लोगों का है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को किस प्रकार उपभोक्ता आवंटित किया जाए, यानी कि बांटा दिया जाए या विभाजित किया जाए, जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। तो सिंपल सा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, क्या आंसर होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को किस प्रकार उपभोक्ता में आवंटित या बांटा या विभाजित किया जाए, जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट अध्याय का ये लेक्चर समाप्त होता है। तो आप लोगों को बता ही दिए हैं कि अगर इस प्रकार का आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से नोट्स मिल जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और हम लोग थोड़ी सी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में 3 लाइन में परिभाषा देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण, जो हम लोग बता दें, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, समान के। घबराना नहीं है, ये आने वाला लेक्चर में आप लोगों को राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, जिस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर में आते जाएगा, आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।